हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बोर्ड के लिए हो या नीट के लिए हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को पता है। बोर्ड के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन मॉलिक्युलरिटी या व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खास करके बोर्ड के लिए, CHSC CBSE वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये, समझ रहे हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक टर्म को, समझ रहे हैं। लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट के बगैर हम लोग मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को ठीक तरह से नहीं समझ सकते, पूरी तरह से नहीं समझ सकते, फील नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सही से समझने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए, पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप। नंबर ऑफ स्टेप के हिसाब से हम लोग केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये क्या होता है, क्या होते हैं ये मैं डायरेक्टली आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जो भी रिएक्शंस सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं दुनिया में जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, वो सारे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और मल्टीपल स्टेप मतलब मोर देन वन स्टेप, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ रहे हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीट इन सिंगल स्टेप मतलब वन स्टेप, वो रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं वो सारे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप मतलब मल्टीपल स्टेप, वो रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ रहे हैं। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, और मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, SN2 रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, SN1 रिएक्शन। तो क्या होते हैं ये SN2 और SN1 रिएक्शन, चलिए देखते हैं। SN2 रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड होता है RH, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल हैलाइड नेम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और हैलोजन ग्रुप में क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में बॉन्ड है, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। एक आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उसको अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल आके इस अल्काइल ग्रुप को अटैक करता है, और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप में के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है, और हैलोजन ग्रुप के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जाहिर सी बात है, अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप ये हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ जो बॉन्ड है उसको टूटना पड़ेगा, उसको तोड़ेगा वो, समझ रहे हैं। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है तो हैलोजन ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप को, समझ रहे हैं। तो ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन ये किसका एग्जाम्पल हुआ, किसको बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल है SN2 रिएक्शन, समझ रहे हैं। सिमिलरली देखिए SN1 रिएक्शन,
सेम कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोफाइल आगे क्या करना चाहेगा, ये अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप को अटैक करना चाहेगा, लेकिन ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता है अल्काइल ग्रुप को। क्या होता है, यहाँ पे दो स्टेप होता है। पहले क्या होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट के पहले कार्बोकैटायन बनता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड टूट गया। समझ रहे हैं, तो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। समझ रहे हैं, तो पहला स्टेप में क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड में जो बॉन्ड था अल्काइल और हैलोजन ग्रुप के बीच में, वो बॉन्ड टूट गया और कार्बोकैटायन बना। समझ रहे हैं, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं, फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो SN1 रिएक्शन ये दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला स्टेप क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट के अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट के कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन बनने के बाद सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन को अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। डायरेक्टली ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा था, कार्बोकैटायन बनने के बाद सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, और बॉन्ड बन जा रहा है न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में। समझ रहे हैं, तो ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में मल्टीपल स्टेप का जरूरत पड़ रहा है, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, किसका एग्जाम्पल होगा, ये SN1 रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। समझ रहे हैं, बहुत आसान। या ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, इसलिए इसको बोल रहे थे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर देखिए, अभी हम लोगों को एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब कॉन्सेप्ट आता है अच्छे से। अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन्स कोलाइड साइमल्टेनियसली इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियरली बोला है एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ रहे हैं, टू गिव ए प्रोडक्ट्स इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली बोला है एलिमेंट्री रिएक्शन का। समझ रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में, इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब इसका मतलब ये है, डायरेक्ट मतलब कि हम लोग ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन का ही मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं। क्यों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं निकाल सकते, मैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाऊंगा आगे। समझ रहे हैं, तो देखिए मैं इसको समझाने के लिए, ये तो डेफिनेशन है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। सपोज A+2B गिव्स 3C। दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये एक क्या है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। एरो के राइट साइड को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। और ये रिएक्टेंट साइड में जो स्पेसीज है, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट स्पेसीज। और ये रिएक्टेंट स्पेसीज में क्या हो सकते हैं, ये स्पेसीज, रिएक्टेंट स्पेसीज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयन्स भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं, और ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते, आगे मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे, ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस एलिमेंट्री रिएक्शन में दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, वहां पे रिएक्टेंट स्पेसीज तो होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो होंगे। वो रिएक्टेंट स्पेसीज क्या करते हैं उस केमिकल रिएक्शंस में, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। समझ रहे हैं, रिएक्टेंट स्पेसीज क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करते हैं, मतलब टकराते हैं आपस में। समझ रहे हैं, रिएक्टेंट स्पेसीज क्या करते हैं,
ये साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ रहे हैं? और यही तो है, यही तो करते हैं। रिएक्टेंट स्पेसीज क्या करते हैं? ये साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये डेफिनेशन बोल रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन में, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को हम लोग बोलेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब है कितने रिएक्टेंट स्पेसीज प्रेजेंट हैं उनके सम को, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में, हम लोग बोलेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, समझ रहे हैं? यही तो बोल रहा है डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, मतलब रिएक्टेंट स्पेसीज। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज हैं जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, उन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ रहे? अगर मैं आपको पूछूं ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज कितना है, आप लोग क्या करोगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखोगे, यही तो करोगे। मतलब ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। तो आपको यहां से क्या पता चला? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ए का एक मॉलिक्यूल्स या एक स्पेसीज क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। और बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसका मतलब है बी का 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है इस एलिमेंट्री रिएक्शन में। समझ रहे हैं? तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज कितना हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करके 2 + 1 = 3। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज कितना है, और वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज क्या है? मोलिकुलरिटी। लेकिन ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मोलिकुलरिटी का डेफिनेशन क्या है? पहला पॉइंट में हम लोगों को पता चला टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को हम लोग बोल रहे हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करके। यही लिखा है, इट इज इक्वल टू, मतलब मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही कर रहे थे, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड का, है ना, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड से हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट स्पेसीज होते हैं उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, और जो रिजल्ट निकलता है सम कर देते हैं, और जो रिजल्ट निकलता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकलते हैं? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे निकाले 1 + 2 = 3, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, बी का 2, तो 1 + 2 = 3, मतलब टोटल 3 रिएक्टेंट स्पेसीज है। तो इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कितना होगा? 3। समझ रहे हैं? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ये 0 भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। समझ रहे होंगे आप? इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, जैसे कि 1 2 3 +1 +2 +3, यही सब है ना, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। तो मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को हम लोग बोल रहे हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। और बिना रिएक्टेंट के कभी प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं, मिनिमम एक रिएक्टेंट तो चाहिए ही, मतलब ये 0 तो नहीं होगा। और फ्रैक्शनल भी नहीं। कभी सुने हैं आधा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में ए का हाफ, बी का 3/2, ऐसे बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में रियल में हम लोग देखें तो कोई भी रिएक्टेंट स्पेसीज फ्रैक्शनल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। आधा मॉलिक्यूल्स या आधा एटम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। समझ रहे हैं? तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है मोलिकुलरिटी का, और नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। मतलब मोलिकुलरिटी कभी भी 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर है, एक होल नंबर है, +1 +2 या +3 +4 ऐसे।
पॉजिटिव इंटीजर है। समझ रहे हैं? आशा करता हूं ये थर्ड पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है मैक्सिमम मोलिकुलरिटी कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। पहले क्या पढ़े हम लोग प्रीवियस स्टेटमेंट में? इसका 0 नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा और 3 से ज्यादा नहीं होगा बोल रहा है यहां पे। इसका मतलब क्या है? मोलिकुलरिटी का कितना वैल्यू पॉसिबल है? 3, आइदर 1 हो सकता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3। ये 0 नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो कितना वैल्यू पॉसिबल है? 3, आइदर 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। समझ रहे हैं? और मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 और मोलिकुलरिटी का डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहां पे बोल रहा है मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 ही होगा, कोई सा भी एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों ना हो। इसका मतलब है 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, 3 से ज्यादा रिएक्टेंट स्पेसीज आपस में कोलाइड करके कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। समझ रहे हैं? मतलब मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 मतलब 3 मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स या 3 स्पेसीज, 3 रिएक्टेंट स्पेसीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ रहे हैं? यहां पे लिखा भी है मैक्सिमम। इसका जो मतलब है मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 होगा। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन होता है और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना नहीं पाते हैं। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। समझ रहे हैं? यहां पे देखिए 3 मॉलिक्यूल्स हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। समझ रहे हैं? और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं और आपस में कोलाइड करके क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। अभी बच्चे पूछेंगे मेरे को कि सर ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता ना इफेक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में, जो कि लास्ट में आता है। अच्छे से पढ़ाऊंगा इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन को समझने के लिए आपको आना होगा, मतलब आना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक्टिवेशन पॉइंट, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे चीज़ आना चाहिए, जो कि आप लोगों को अभी आता नहीं है, मैं पढ़ाया नहीं। समझ रहे हैं? तो जहाँ का कॉन्सेप्ट वही पढ़ेंगे हम लोग। इफेक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कोलिजन थ्योरी में ही पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? अभी आप लोग इतना याद रखिए, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करके ये प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। और ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में। समझ रहे हैं? पैसेंस रखिए, वहां पे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। देखिए ये पॉइंट, मोलिकुलरिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कभी भी नहीं निकाल सकते। और क्यों नहीं निकाल सकते, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझाऊंगा। समझ रहे हैं? अभी आप लोग इतने तक नोट्स करिए, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये समझाऊंगा, ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट। समझ रहे हैं? नोट्स करिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हाँ देखिए यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड का जो लास्ट स्टेटमेंट था वो अभी तक आप लोग लिख चुके होंगे। क्या था पता है? वो लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ? मोलिकुलरिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? और ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी निकालना ये क्या है? एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं? इसको समझाने के लिए क्यों ये मीनिंगलेस है, क्यों हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी नहीं निकाल सकते, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हूँ। ए गिव्स सी, सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन
क्या हुआ होगा, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हुआ होगा। सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ए रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ है, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। यह है पहला स्टेप, यह है सेकेंड स्टेप और यह है थर्ड स्टेप। ए से सी बन रहा है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ए से डायरेक्टली सी तो नहीं बना होगा, इतना तो गारंटी है। तो पहला स्टेप में क्या है, ए से बी बन रहा है और सेकेंड स्टेप में जो बी बना है वो पी से मिलकर के क्यू बना रहा है और क्यू एस और एम के साथ मिलके सी बना रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये 3 स्टेप है। क्या हम इस 3 स्टेप का इंडिविजुअली मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, समझ रहे हैं? तो हर एक स्टेप का इंडिविजुअली हम लोग मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ओवरऑल मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? देखिए, फर्स्ट स्टेप का मोलिकुलरिटी कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज 1 है। सेकेंड स्टेप का 2 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज सेकेंड स्टेप में कितना है? 2। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज 3 है, तो इसका मोलिकुलरिटी 3 है, समझ रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप का इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट स्टेप का 1 आ रहा है, सेकेंड स्टेप का 2 आ रहा है, थर्ड स्टेप का 3 आ रहा है। तो किस स्टेप का मोलिकुलरिटी का हम लोग कंसीडर करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी? ये तो चीटिंग हो गया। अगर एक स्टेप होता तो हम लोग उसका मोलिकुलरिटी को कंसीडर करते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप है और हर एक स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज अलग अलग है, मतलब मोलिकुलरिटी अलग अलग है हर एक स्टेप का। तो किस स्टेप का मोलिकुलरिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी? तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं? नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं? देखिए, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप होता है और हर एक स्टेप का मोलिकुलरिटी अलग अलग होता है। क्यों? हर एक स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज अलग अलग है। तो कौन सा स्टेप की मोलिकुलरिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, समझ रहे हैं? इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी निकालना ये क्या है? एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। आशा करता हूं समझ गए हो। तो अभी तक मैं जितना समझाया, अभी तक हम लोग मोलिकुलरिटी को डिटेल में समझ चुके हैं, समझ रहे हैं? तो मोलिकुलरिटी को बेस करके मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके ये 3 क्वेश्चन सोल्व करिए, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा, है ना? वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए। हो गया? हाँ, देखिए अभी पहला क्वेश्चन, A + 2B गिव्स 3C। ये क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बोल रहा है क्वेश्चन में। कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मोलिकुलरिटी कितना होगा? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद है ना? तो इसका 1 है, इसका 2 है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज कैसे पता चल रहा था? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, समझ रहे हैं? तो इसका 1 है, इसका 2 है, 1 + 2 कितना है? 3। तो इसका क्या आ रहा है मोलिकुलरिटी? 3। सिमिलरली 2A + 3B गिव्स 5C। ये क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना होगा? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 + 3 = 5। लेकिन 5 होगा? नहीं होगा, 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी नहीं हो सकता। अगर सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में 3 से ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? 3 ही लिखोगे, समझ रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन, 2A + B गिव्स 4C। ये क्या बोल रहा है? कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बोल रहा है कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? 2 + 1 = 3। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि पहले ये लिख चुका है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्या टिक करेंगे यहाँ पे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में इतना ही। हम लोग पढ़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं उसका डेफिनेशन
और कैसे निकालते हैं, और ये फ्रैक्शनल जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब पढ़े हम लोग। और 3 क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग किए। तो मोलिकुलरिटी को हम लोग ढंग से सीखे इस लेक्चर में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को और रेट लॉ को पढ़ेंगे, और डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कर लें। समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों का जो कोई दोस्त का अगर मेरा ये लेक्चर काम में आ सकते करके लगता है आपको, तो बिल्कुल शेयर करिएगा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करिए लेक्चर को, है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना बेशक कि पसंद नहीं आ रहा है सर करके। लेकिन अगर पसंद आया है, कुछ भी आपका काम में आया होगा मेरा ये लेक्चर, तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो करिएगा। उससे क्या होता है कि मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होता है मेरे में, है ना। लेक्चर लाने के लिए थोड़ा सा और अच्छा लगता है, पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो करिए, है ना, सपोर्ट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।